नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 19वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन जाना तो होगा ही ना, सामना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चलते हैं। दोनों धर्मशाला पहुंचे। उन्हें देखकर सुरेश जी और सरोज जी दौड़कर उनके पास आए। उन्होंने पहले पंकज की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर उम्मीद में देखा और फिर पंकज की ओर सवालिया नज़रों से देखा। क्या हुआ बेटा, हितेश कहाँ है? सुरेश जी ने पूछा। वो पापा, पंकज नहीं कह पाया। काका, वो हितेश नहीं आएगा, ये शादी नहीं होगी, नितेश ने कहा। लेकिन क्यों? ये बात सुनकर हितेश के रिश्तेदारों को वहाँ रुकना सही नहीं लगा। वो लोग वहाँ से जाने लगे। भास्कर गार्डन से आया तो पंकज के भाव देखकर समझ गया कि बात क्या है। बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। भास्कर और बाकी दोस्तों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, रुके या चले जाएं। लेकिन पंकज के ऐसे समय में उसे छोड़कर कोई नहीं जाना चाह रहा था, इसलिए उन लोगों ने वहाँ रुकना जरूरी समझा। अनीता रोए जा रही थी। भावना और रजनी उसे संभाल रही थी। पंकज भी रोने लगा। अनीता ने पूछा, भैया, शादी के लिए हितेश ने मना किया है? पंकज ने अनीता को बैठने को कहा। वह तो सुध में ही नहीं थी। वह फिर बोली, क्या उसने खुद कहा कि वो नहीं आएगा? पंकज, बोलो। नितेश ने अपनी नज़रें झुका ली। वो ऐसा नहीं कर सकता, बहुत प्यार करता है मुझसे, अनीता अपनी धुन में कह रही थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना था। वह रोने लगी। सुरेश जी अनीता की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। क्या कहा तूने? उन्होंने अनीता से पूछा। पंकज, क्या कह रही है अनीता? प्यार? उनकी बात सुनकर अनीता को एहसास हुआ कि वो क्या कह गई। अनीता, तू पहले से जानती थी हितेश को? प्यार करती थी उससे? सुरेश जी की आवाज़ में गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनीता नीचे मुंह किए रोए जा रही थी। जवाब दे, जोर से चीखते हुए सुरेश जी बोले। वहां खड़े सभी लोगों का दिल दहल गया। हाँ, अनीता ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुम सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे, भोले के साथ भगवान होते देख छल रहे थे मुझे, इसलिए ऐसा हुआ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब दिखावा है, इसलिए मैं इसके खिलाफ रहा हूं हमेशा। देख लिया नतीजा प्यार का। अब क्या करेगी तू? और अब मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कौन शादी करेगा? कर दिया तेरे प्यार ने तुझे बर्बाद। इतना कहकर वो जाने को हुए, तभी एक आवाज़ आई, मैं करूँगा। सभी ने इस आवाज़ की ओर देखा। वह अरविंद था। काका, माफ़ी चाहता हूँ, आप गलत बोल रहे हो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं अनीता से बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन अपनी कमी की वजह से मैंने कभी उसे बताया ही नहीं। कमी की वजह से सरकारी नौकरी तो मुझे मिल गई, लेकिन प्यार नहीं मिला। अनीता अब चुप हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसका दिल भर आया। उसके बचपन का दोस्त और उसे प्यार करता है, और ये बात वो जानती ही नहीं। अरविंद ने आगे कहा, काका, अनीता को मैं बहुत खुश रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे शरीर में कमी है, लेकिन इरादे उसे लेकर मजबूत है। आज मुझे लग रहा था कि सब कुछ खो दिया मैंने, इसलिए अब तक यहाँ रुका रहा। एक उम्मीद थी कि इतने प्यार का अंत ऐसे नहीं होगा। और देखो, शायद मेरी किस्मत में था अनीता का साथ, जो हितेश नहीं आया। अनीता, मैंने हमेशा दुआओं में तुम्हें मांगा है। शायद मेरी दुआओं का असर है कि तुम मुझे मिल सकती हो, लेकिन शायद वो दुआओं की वजह से तुम्हारा हितेश तुमसे दूर हो गया। मुझे माफ़ कर देना। अनीता की तरफ देखते हुए उसने कहा, काका, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। आपको ऐतराज़ ना हो तो आज ही इसी मंडप में मैं अनीता से शादी कर लेता हूँ। माँ बाप नहीं है मेरे, मेरी बड़ी बहन है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। अरविंद की बात सुनकर सुरेश जी ने उसे ध्यान से देखा। हट्टा कट्टा खूबसूरत सा नौजवान लगता था अरविंद। बस एक ही कमी थी, उसका दायां पाँव छोटा था। अगर इस कमी को नज़रअंदाज करें तो अरविंद में बाकी सब खूबियाँ ही थी। बचपन से सुरेश जी उसे देखते आए थे। लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना, वो धार्मिक भी था। सभी गुण थे उसमें, लेकिन अनीता पर
उसे वो थोपना नहीं चाहते थे। सुरेश जी को बदनामी से बचने का ये सही लग रहा था। वो बोले, अनीता से पूछ लो, अगर वो तैयार हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। पंकज जानता था इस वक्त अनीता हाँ कर देगी, मजबूरी में या फिर गुस्से में। उसने कहा, देख अरविंद, तू बहुत अच्छा है, मानता हूँ, तेरी बहुत इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये शादी टूटी तो तेरे लिए रास्ता खुल गया, ये मत सोच। अनीता दीदी को कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। उसने ऐसा कहा तो अरविंद को अपनी कमी का एहसास हुआ। माफ़ करना पंकज, कहकर जब वह जाने को हुआ तो अनीता ने कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन दीदी, अनीता ने पंकज की ओर अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया। सुरेश जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अनीता इतना कहकर मंडप में बैठ गई। अरविंद भी तैयार होकर आया और शादी संपन्न हो गई। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। दोनों बहनों की शादी हो गई, दोनों की विदाई कर दी गई। दोनों शादियां बड़े ही अजीब माहौल में हुई थी। सभी का मन भारी था। रजनी को अनीता की बातें याद आ रही थी। जब अरविंद सामने आया तब रजनी ने कहा, दीदी प्लीज़ ना कह दो, हम हितेश से बात करेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज़ दीदी। तब अनीता ने सुरेश जी की ओर देखा और रजनी से बोली, राज, अब क्या फ़र्क पड़ता है सामने कौन है? हितेश के बाद मेरे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे अरविंद हो या कोई और फिर अगर आज मैंने विरोध किया तो कल को पापा का प्यार से और भी ज़्यादा चिढ़ेंगे और तेरी शादी में दिक्कत होगी। कभी कभी कुछ फैसले ऊपर वाले पर छोड़ देने पड़ते हैं। इस बात को कुछ महीने बीत चुके थे। अब सब कुछ सामान्य हो गया था। रजनी एमबीए करना चाहती थी, लेकिन सुरेश जी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। वह भी अब भावना की तरह ट्यूशन पढ़ाने लगी थी ताकि कॉलेज में आने तक उसका खुद का इकट्ठा किया पैसा हो, जिसे वो अपनी फीस खुद भर सके और सुरेश जी पर बोझ ना बने। इस तरह 2 साल और निकल गए। वो अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। वह बाहर बैठी थी और अचानक अनीता आई। उसे देखकर रजनी बहुत खुश हुई। दीदी आप दी आप तो भूल ही गई हो, एक ही गांव में शादी होती है तो ऐसा ही होता है, मिलने को भी नहीं मिलता ठीक से। अभी इस बार भी आप रहने आई है ना, और आपसे बात भी नहीं होती। अरविंद जीजाजी तो आपको छोड़ते ही नहीं हैं, तो मैं कुछ बात भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ पहले? अनीता ने कहा। ओह हाँ दीदी, आप आओ ना। अनीता ने अंदर बैग रखा और सभी से मिली, प्रणाम किया। इतने में भावना भी आ गई। अनीता ने ही भावना को भी फ़ोन करके बुलाया था। अनीता ने सभी को बताया कि वो माँ बनने वाली है। भावना शर्मा गई और सबको बताया कि वो भी माँ बनने वाली है। दोनों की शादी एक साथ हुई और बच्चा भी साथ। सभी को बहुत खुशी हुई। फिर वो सभी बातें करने लगे। कुछ देर बाद भावना और अनीता को रजनी कमरे में ले गई। रजनी को हमेशा अनीता की चिंता रहती थी। इन 2 सालों में वो कभी ठीक से बात नहीं कर पाई, क्योंकि अरविंद हमेशा अनीता के साथ ही आते थे और साथ ही ले जाते थे। आज पहली बार वो अनीता को यहाँ अकेले भेज रहे थे। रजनी ने अचानक से अनीता से पूछा, दी आप खुश हो ना? अरविंद जिया जी आपसे प्यार करते हैं ना? अनीता ने बताया, रजनी, जब शादी करके मैं अरविंद के साथ गई तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था, मैं खुश तो हूँ ना? पर तब मैं नहीं थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने कहा, मैं भी पागल हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूँ। तुम खुश कैसे होगी? जिससे प्यार करती थी वो ना मिला और एक लंगड़ा पति मिल गया। ऐसी परिस्थिति में शादी हुई है और मैं, सॉरी अनीता, कहकर वो चुप हो गया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गया। पता नहीं उस पल में मुझे क्या हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनका उदास होना। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो, मुझे पसंद हो, मुझे आप में कोई कमी नहीं लगती। मेरा विश्वास कीजिए, हितेश के लिए अब मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा इतना कहते ही उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। बस उस पल से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं भी वादा करता हूँ तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा और बहुत खुश रखूँगा। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, अनीता, अरविंद ने कहा। सच ही कहा था उन्होंने। वो दिन से आज दिन तक उन्होंने मुझे इतनी खुशियाँ और प्यार दिया है राज,
जितना शायद मुझे हितेश भी नहीं दे पाता। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और वो मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अनीता ने बहुत खुश होते हुए बताया। और मैं यहाँ नहीं रहती, इसका कारण भी उनका प्यार ही है। मेरा मन नहीं लगता उनके बिना कहीं, अनीता ने कहा। रजनी को बहुत खुशी हुई ये सब जानकर। पंकज ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत अरविंद के पास गया और उसके पैर छुए और माफ़ी मांगी। अरविंद ने उसे गले से लगा लिया। इधर सुरेश जी के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। इतनी खुशियों के बाद अब उन्हें रजनी की शादी का ख्याल था। उन्होंने 2 लड़के उसके लिए पसंद कर रखे थे। इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बताया नहीं किसी को, और रजनी को वो दोनों लड़कों से मिलवाना चाहते थे। सुरेश जी के दोनों दामाद सरकारी नौकरी में थे। एक लड़का सुरेश जी के सबसे अजीज दोस्त का बेटा था, उसकी भी सरकारी नौकरी थी। सुरेश जी को लगा कि यदि तीसरा दामाद भी सरकारी नौकरी वाला हुआ तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बेटियों की ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी वाला दामाद मिलना बड़ी बात थी। आज भी बड़ी बात है, लेकिन अब उनका उतना क्रेज़ नहीं रहा। उन्होंने सरोज जी से आकर कहा, आज हमें हमारे एक दोस्त के यहाँ जाना है, आप शाम को तैयार हो जाइएगा। और हाँ, रजनी को भी साथ ले लेना। जब से भावना और अनीता की शादी हुई थी, सुरेश जी रजनी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। रजनी तो आज अनीता और भावना के साथ रहना चाहती थी। उसने मना किया, लेकिन सुरेश जी के दोबारा कहने पर रजनी भी तैयार हो गई। उसने एक क्रीम कलर का अनारकली सूट पहना, जो सुरेश जी उसके लिए इंदौर से लाए थे। इसमें लाल रंग के गुलाब की कढ़ाई की हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी वह। उसने अपने लंबे बालों का जोड़ा बना लिया और बालियां पहन ली। यह सूट उसे बहुत पसंद था। सुरेश जी और सरोज जी के साथ रजनी उनके मित्र महेंद्र जी के यहाँ गए। रजनी को अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वह सुरेश जी के मित्र के बेटे के साथ ही बातें कर रही थी और काफ़ी सहजता से सबसे बातें किए जा रही थी। कुछ देर की इधर उधर की बातों के बाद अचानक उस लड़के ने कहा, मैं रजनी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। रजनी अचानक से चुप हो गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया कि अचानक ये सबके सामने इस तरह क्यों बात कर रहा है। उसने सुरेश जी की ओर देखा। सुरेश जी ने मुस्कुराकर उन्हें जाने का इशारा किया। अब उसे समझते देर न लगी कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। रजनी का मन उदास हो गया और काफ़ी उसे गुस्सा भी आया। वह वहाँ से उठकर घर चली जाना चाहती थी, किंतु पापा के दोस्त हैं, उन्हें अपमानित करना उन्हें सही नहीं लगा। अब उसके पास उनकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वह लड़का उठा और आगे चलने लगा। रजनी उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों उस लड़के के कमरे में गए। कमरे में जाते ही रजनी ने पहले पूरे कमरे का मुआयना किया। कमरे में एक स्टडी टेबल थी, एक अलमारी और एक डबल बेड। स्टडी टेबल पर कुछ ज़रूरी फाइल्स, कुछ किताबें और एक फ़ोटो फ्रेम थी। फ़ोटो फ्रेम में जो फ़ोटो था वो देखकर रजनी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। फ्रेम में रजनी खुद थी। रजनी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी तस्वीर इसके पास कैसे आई। वो याद करने लगी कि ये तस्वीर कब की है। उसे याद आया, स्कूल के फेयरवेल के समय ये तस्वीर रितिका ने अपने कैमरे से ली थी। पूरा कमरा काफ़ी सलीके से सजाया हुआ था। रजनी स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। रजनी अब चुप सी हो गई थी। वह लड़का बाहर गया और एक और कुर्सी लेकर आया। उसने वह रजनी के सामने लगाई और बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, रजनी, अब चुप क्यों हो गई हो? तुम बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो, कुछ बोलो ना। आपको बात करनी थी, आप कुछ कहिए। मेरा नाम जानती हो? नहीं। कब से हम लोग बात कर रहे हैं और तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मुझे पूछना जरूरी नहीं लगा। ओह। कुछ देर फिर खामोशी छाई रही। रजनी ने उत्सुकतावश वो फोटो फ्रेम उठाकर पूछ ही लिया, आपको मेरी ये तस्वीर कहाँ से मिली? एक दोस्त की बहन तुम्हारी सहेली है, उसी की मदद से। मेरी? कौन? रितिका अरोड़ा। ओह हाँ, हम एक ही क्लास में थे, रजनी ने जवाब दिया और फ्रेम को वहीं रख दिया। अब रजनी को समझ में आ गया था कि फ़ोटो रितिका ने ही उसे दी है। रजनी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इस तरह से बात करना अजीब लगेगा, पर अब मैं तुमसे सब कुछ कह देना चाहता हूँ। रजनी आश्चर्य से उसकी ओर देख रही थी।
रजनी, जब तुम छठी क्लास में थी, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हर रोज़ तुम्हें देखने आया करता हूँ। शायद तुमने कभी मुझे देखा होगा। रजनी ने ना में सिर हिला दिया। तुम्हें विजय ने परेशान किया, तब भी मैं वहाँ था। तुम लोगों के जाने के बाद मैंने विजय का पीछा किया और उसे चेतावनी दी कि वह तुमसे दूर रहे। उसकी बातों से रजनी हैरान थी। उसने उस लड़की की तरफ देखा और पूछ लिया, आपका नाम क्या है? वह हंसने लगा और कहा, मेरा नाम पार्थ है और घर पर मुझे गुड्डू कहते हैं। रजनी ने उसकी ओर एक नज़र डाली। वह काफ़ी स्मार्ट था। गठीला बदन, हाइट शायद 5 फुट 11 इंच होगी, रंग साफ, गहरी काली आंखें, हल्के गुलाबी होठ लेकिन थोड़ी सी कालीमा लिए। वह काफ़ी आकर्षक लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? रजनी हड़बड़ा गई। उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। वह बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रही थी। पार्थ ने उसकी नज़रों को नोटिस किया था, जिसकी वजह से उसे कुछ गलत संकेत मिले। वे रजनी के करीब आने को हुए, तभी रजनी ने कहा, आप सिगरेट पीते हैं? हाँ। तुमने कैसे जाना? वह रुक गया। उसे एहसास हुआ वो क्या करने वाला था। आपके गुलाबी होठों पर जो हल्का कालापन है उससे। वेरी स्मार्ट। रजनी अब थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। पार्थ ने आगे कहा, रजनी, तुम मुझे शायद पागल समझोगी, पर इतने सालों में मैंने ऐसी कई चीज़ों को संभाल कर रखा है जिन्हें तुमने छुआ हो। रजनी को अब बहुत अजीब लगने लगा। वह पार्थ को अजीब नज़रों से देख रही थी। विश्वास नहीं होता ना? एक मिनट रुको, कहते हुए वह उठा। उसने अलमारी खोलकर एक बॉक्स निकाला। उसे सामान्यतः देखने पर वह एक कचरे के डिब्बे जैसा ही लग रहा था, क्योंकि उसमें चीज़ें ही इस तरह की थी। वह एक एक करके बताने लगा, देखो रजनी, ये चॉकलेट की रैपर। जब तुम डिम्पल को बस स्टैंड पर छोड़ने बैठी थी तब मैं पीछे था। वहाँ तुमने चॉकलेट खाकर ये पन्नी फेंकी थी, इसे मैंने उठा लिया था। रजनी को बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। कोई इंसान हमारा पीछा कर रहा हो, ये बातें सुन रहा हो और हम जाने ही ना। ये बहुत अजीब था। ऊपर से उसका पागलपन। अब कोई फेंकी हुई चीज़ें उठाता है क्या? रजनी सोच रही थी। उसने रजनी को ऐसी कई चीज़ें दिखाई जो टूटी हुई थी, जैसे कि टूटी हुई चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, ईयररिंग्स, पेन के कैप्स, टूटी फूटी कई चीज़ों से भरा पड़ा था वो बॉक्स। यहाँ तक कि रजनी की टूटी हुई चप्पल तक उसके पास थी। उसने कब कहाँ क्या फेंका था, ये सब उसे पता था। रजनी को सुन सुनकर चक्कर आने लगे। उसे लग रहा था वो किसी पागल आशिक के सामने बैठी है। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उसके साथ कैसे डील करेगी। वह सोच रही थी और उसे लगा कि इसे साफ साफ बोल देना ही बेहतर रहेगा। रजनी ने कहा, देखो, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मुझे मेरे पापा यहाँ ये बोलकर लाए थे कि दोस्त के यहाँ मिलने जाना है। अगर उन्होंने मुझे बताया होता कि लड़का देखने जाना है तो मैं कभी नहीं आती। मैंने ही मेरे पापा को तुम्हारे पापा से बात करने के लिए कहा था रजनी। पार्थ ने उसकी बात काट कर कहा, देखो पार्थ, मुझे अभी आगे और पढ़ाई करनी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम पढ़ सकती हो। मैं बस यह चाहता हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। शादी जब तुम कहोगी तभी करेंगे। रजनी अब चिढ़ने लगी थी, पर उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कारण बताओ रजनी। तुम मुझ पर इस तरह दबाव नहीं डाल सकते हो। रजनी खिंच गई। मैं दबाव नहीं डाल रहा। प्यार करता हूँ तुमसे। इस तरह बिना कारण तुम्हें कैसे जाने दूँ? कारण बताओ। सही लगा तो सारी ज़िंदगी मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन कारण ऐसा होना चाहिए जो मुझे जायज़ लगे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, रजनी ने कहा। भास्कर। रजनी को अब गुस्सा आने लगा। सब कुछ जानने के बाद भी पार्थ ऐसा कर रहा था। सोचकर उसका मन किया कि वो पार्थ को थप्पड़ मार दे। वह कमरे से जाने को हुई तो पार्थ ने उसे खींचकर दीवार से लगाकर उसके करीब आते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन भास्कर से ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। क्या ये सब कुछ है भास्कर के पास? सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे और भास्कर के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? रजनी रुआंसी हो गई। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। यह है कि तुम कब भास्कर से मिली हो और उसके साथ क्या क्या किया है तुमने।
तुम उसके कितनी करीब गई हो यह भी जानता हूँ। यह कहते हुए वह रजनी के होठ के पास अपने होठ ले जाकर बोला, इतने करीब थे ना तुम दोनों? रजनी की कमर पकड़कर बोला, ऐसे पकड़ा था ना उसने तुम्हें? उसके गले के पास होठ ले जाकर किस करते हुए बोला, ऐसा प्यार करता था ना वो तुम्हें? रजनी ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे बहुत बुरा लग रहा था कि भास्कर और उसके इतने अंतरंग पलों को कोई देख रहा था। मैं यह भी जानता हूँ कि सुरेश अंकल इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही होंगे। मैं पहले कई बार उनसे मिलकर उनका मन भाप चुका हूँ। यकीन मानो, अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगता कि वो इस शादी के लिए मान जाएंगे तो मैं खुद तुम्हारी मदद करता, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी मरते दम तक। न जाने कितना वक्त लग जाए और शायद मैं शादी ही ना करूं, क्योंकि भास्कर नहीं तो कोई नहीं। तुम्हारी शादी की उम्र है, कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो पार्थ। मेरा इंतजार करके कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। और हाँ, अगर तुम पापा के दोस्त के बेटे ना होते और मैं तुम्हारे घर ना होती तो तुम्हारी इस हरकत के लिए ऐसी सज़ा देती कि ज़िंदगी भर तुम याद रखते। रजनी ने एकदम कठोर लहजे में उसे कह दिया। मैं फिर भी इंतज़ार करूँगा रजनी। मेरी शादी या तो तुमसे होगी या तुम्हारी शादी के बाद होगी, या शायद ना भी हो। बस तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, इसलिए ये सब करना पड़ा। बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। पार्थ, तुम मुझे भी तो कह सकते थे ना, तुमने पापा से बात क्यों की? मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए पापा से कहा। प्यार मोहब्बत करनी होती तो तुमसे कहता। रजनी को उसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन वह भास्कर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके सिवाय वह अपने जीवन में किसी को सोच भी नहीं सकती थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ रजनी, तुम्हारी शादी भास्कर से हो जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगा। रजनी उसे बातों से हरा नहीं सकती थी। रजनी के इनकार के आगे उसका प्यार ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।